करते हैं आयरन या फौलाद के बारे में। ये भी बार बार हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोशल मीडिया की बात करें या आप आपस में कोई बातचीत कर रहे हो, कहीं ना कहीं आयरन की कमी, आयरन की ज़्यादती या आयरन के फ़वाइद और आयरन के नुकसानात के बारे में या फौलाद के बारे में हम बात सुनते रहते हैं। जब हम बात करते हैं आयरन की, तो पाकिस्तान में जब हम नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे की बात करते हैं या हम डिफरेंट रिसर्चेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है इसको हमें डेफिशिएंसीज ही देखने में मिल रही होती हैं। ख़ासतौर पे इसके जो बीमारी जो कि आयरन की डेफिशिएंसी से होती है, उसका नाम आपने सुना होगा, जिसे अनीमिया कहा जाता है या खून की कमी कहा जाता है। जब हम बात करते हैं आयरन की, तो तकरीबन हमारे जिस्म में 25 से 60% जो है वो आयरन ही पाया जाता है, जो कि हमारे रगों में, पट्ठों में जो है। बाकी जो आयरन है तकरीबन आप ये कह रहे हैं कि 30% जो है वो हमारे बाकी रगों और पट्ठों में पाया जाता है। इसके अलावा हमारे दिल में, गुर्दों में, जिगर में, तिली में भी जो है वो आयरन की खासी मिकदार मौजूद होती है। इसलिए जब हम आयरन के सोर्सेज की आगे बात करेंगे, तो ये तमाम वो एलिमेंट्स होंगे जिनको हम हैवानी ज़राए में शामिल कर सकते हैं और जिसे ऑर्गन मीट्स कहा जाता है, और हम इनसे आसानी के साथ जो है वो आयरन अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयरन के इंट्रोडक्शन के बारे में ही। आयरन जो है बेसिकली ये मुरक्कब है हीम का और प्रोटीन का। प्रोटीन में हमारे पास ग्लोबिन आ जाता है और हीम हमारे पास एक एलिमेंट है, आप ये समझ लें, और ये दोनों आपस में मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और हीमोग्लोबिन हमारे जिस्म का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, ये हमारे जिस्म के हर हिस्से, हमारे जिस्म के हर बाफ्त या हमारे जिस्म के हर टिश्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे जिस्म में आयरन कम हो जाए, तो आप ये कह लें कि हमारे जिस्म में ओवरऑल जो है ब्लड वो डेफिशिएंट हो जाता है या खून की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो हमारे जिस्म के खून के जो सुर्ख ज़रात हैं उनमें भी पाया जाता है। जैसे जैसे हम बात कर रहे थे खून में हीमोग्लोबिन की कि ये एक मुरक्कब है और हमारे जिस्म में पाया जाता है, इसी तरह मायोग्लोबिन भी एक सुर्ख रंग का एक जो है मुरक्कब है, जो कि हमारे पट्ठों में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की तरह इसका भी काम क्या है कि ये भी जिस तरह हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों को पहुंचा रहा होता है, इसी तरीके से जो मायोग्लोबिन है ये भी हमारे जिस्म में ऑक्सीजन को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर रहा होता है या लेकर के जा रहा होता है। आप ये समझ लें कि आयरन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम ही ये है कि उसने हमारे जिस्म में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना है। अगर आपके जिस्म में खून की कमी है या खून नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं आम ज़बान में कि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है या डेफिशिएंसी भी हो सकती है, चाहे आप सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे। इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे होते हैं साइटोक्रोम्स की, तो इसमें भी आयरन जो है वो काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि एक किस्म की पेचीदा प्रोटीन है जिसने अपना पूरा एक जाल जो है वो जिस्म में फैलाया हुआ है, और ये हमारे जहाँ जहाँ पे इसके मुरक्कबात जो हैं वो बिखरे हुए हैं, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स या खामरों का जो है वो रोल प्ले करता है और हमारे जिस्म के जो दूसरे काम हैं उनको बरवकार लाने में मदद कर रहा होता है। आयरन वैसे तो नॉर्मली हमारी ग़िज़ा में काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है, लेकिन अक्सर ये हमारे जिस्म में होने के बावजूद या खुराक से लेने के बावजूद जो है वो जज़ब नहीं हो पा रहा होता। क्यों? क्योंकि अक्सर ऑक्ज़ैलिक एसिड या हम जब फ़ैटिक एसिड की बात कर रहे होते हैं, ये ऐसे फ़ाइबर्स हैं जो कि हमारी ग़िज़ा में शामिल होते हैं, और इनकी अहमियत से भी हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ग़िज़ाई रेशे एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे अगर आप हमारे दूसरे प्रोग्राम से देखें तो ग़िज़ाई रेशे जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें मैंने शायद आपसे जिक्र किया या मैं आपको बताती हूँ कि जी ये कोलेस्ट्रॉल को जज़ब करता है, कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बाइंड करता है, दिल की बीमारियों से महफूज रखता है, और इसके साथ साथ जो अगर हम कॉन्स्टिपेशन की या कब्ज़ की बात करें तो इससे रिलीफ देता है या इसको कम करने में मदद कर रहा होता है। इसकी अहमियत से इनकार नहीं, लेकिन अगर ये ज़्यादा मिकदार में हम इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर जब हम अगर आयरन वाली या फौलाद वाली अशिया के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या करता है कि ये जो ऑक्ज़ैलिक एसिड या फ़ैटिक एसिड जो होता है, या फ़ैटिक एसिड जो कि ग़िज़ाई रेशा है, ये अपने साथ जो है वो आयरन को बांध करके या बाइंड करके जिस्म से निकाल देता है, जिसकी वजह से हम आयरन की जो है उसकी प्रेजेंस को हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल में नहीं ला सकते। जब हम बात करते हैं ऑक्ज़ैलिक एसिड की, तो अक्सर सुनते हैं हम लोग कि जी चाय जो है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, या चाय पीने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो आप ये कह लें कि ऑक्ज़ैलिक एसिड जो है वो चाय या कैफ़ीन में या कैफ़ीनेटेड चीज़ों में पाया जाता है, जिसमें कॉफ़ी भी आ जाती है। तो ऑक्ज़ैलिक एसिड जो है वो भी आयरन को अपने साथ बांध के जिस्म से निकाल देता है। सो वो लोग जो कि अक्सर चाय पीते हैं और वो ये साथ में वो खाने के फ़ौरन बाद जो एक ट्रेंड है हमारे यहाँ चाय पीने का, वो बहुत ही गलत है,
क्योंकि जब आप खाना खाते हैं, स्पेशली आपने अगर एक अच्छा और हेल्दी मील खाया जिसमें आयरन या फौलाद काफ़ी मिकदार में मौजूद था, और उसके बाद अगर आपने चाय पी ली, तो वो क्या करेगा कि वो चाय के जो अंदर हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है वो आयरन को अपने साथ बांध के जिस्म से निकाल देगा, और हम उसकी जो है उसकी मौजूदगी से हम फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। इस तरह जब हम बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से ये हज़म होता है या किस तरीके से हमारे जिस्म में जो है वो होता है, ये आयरन फैटिक एसिड के साथ मिलकर ना हल पजीर मुरक्कबात बनाता है जिसको हम फेरिक ऑक्सीलेट कहते हैं। इसी तरह जब हम मैंने आपको बताया कि ये अनाज में फैटिक एसिड पाया जाता है, ख़ासतौर पर अनाज के जो बैरूनी छिलका है उसके अंदर, भूसे के अंदर जो है वो फैटिक एसिड पाया जाता है। इसी तरह ऑक्सैलिक एसिड जो है वो भी मैंने आपको बोला कि चाय के अंदर पाया जाता है, और इस तरह के जो दूसरे कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं उसमें भी ये मौजूद होता है। ख़ासतौर पर जब हम बात करते हैं, अक्सर नट्स की बात करते हैं, सीड्स की बात करते हैं, या हम दूसरी ज़बान में हम इसको उर्दू में कह सकते हैं कि जब हम बीजों की बात करते हैं, और जब हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो उसमें अक्सर कहा जाता है कि भिगो के इस्तेमाल करें। बादाम की बात कर लेते हैं, नॉर्मल बादाम को जी भिगो के इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जब हम इन चीज़ों को भिगोते हैं तो जो इनका बैरूनी जो छिलका होता है वो नरम हो जाता है, या उनको छिलके को उतार दिया जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। उसकी वजह से जो इनके दूसरे नुकसानात हैं कि ये कैल्शियम को बाइंड करेगा या अपने साथ आयरन को बाइंड करेगा, वो निस्बतन कम हो जाता है। सो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों को भिगोकर और छिलका उतार कर इस्तेमाल करें ताकि वो आपको ज़्यादा एफिकेसी के साथ आपके जिस्म में जो है अपने काम सर अंजाम दे सके। अब बात करते हैं जी, ये हज़म कहाँ पर होता है या जज़ब कहाँ पर हो रहा है। जब हम जज़ब की बात करते हैं या एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो हमारी छोटी आंत का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें ये फेरिस और फेरिक की शक्ल में एब्जॉर्ब होता है। फेरिस जो है वो फेरिक की निस्बत ज़्यादा एफिकेसी के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसके केमिस्ट्री की अगर बात करूँगी तो इसकी डिफरेंट अलामतें हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इनको जानते हैं या जहाँ हम इनको याद रख सकते हैं। विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है। दाल पे नींबू छिड़क के खाना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। गोश्त के साथ टमाटर का इस्तेमाल करना या मिर्चों का इस्तेमाल करना या गोश्त के साथ नींबू का इस्तेमाल करना भी एक आइडियल तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम आयरन या फौलाद को बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर सकते हैं और इसको अपने जिस्म में हम जज्ब कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे मैदे में बहुत से ऐसे एसिड रिलीज़ हो रहे होते हैं, बहुत से ऐसे तुर्श रतूबात जो है वो रिलीज़ हो रही होती है, रतूबतें निकल रही होती हैं जो कि हमारे आयरन को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करने में और डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। अगर हमारे जिस्म में या हमारे मैदे में ख़ास तौर पे ये चीज़ें कम हो जाएं तो वो लोग जो आयरन इस्तेमाल कर रहे होते हैं अक्सर उनको पेचिश की या दस्त की शिकायत हो जाती है, और फिर इसकी वजह से भी आयरन जो है वो जज़ब नहीं हो सकता। या ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग जो कि मैदे की बीमारियों में मुब्तला हैं उनमें भी अक्सर जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी देखने में मिलती है, क्योंकि आप आयरन ले रहे हो तो लेकिन हमारा मैदा क्योंकि वो ख़ास रतूबतें खारिज नहीं कर रहा जो कि आयरन को हज़म होने में या जज़ब करने में मदद करेंगी, तो उसकी वजह से अगर आप आयरन ले भी रहे हो तो हमारे जिस्म में जज़ब हुए बगैर जो है वो जिस्म से खारिज हो रहा है। सो विटामिन सी का आयरन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे स्टमक एसिड्स का आयरन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये दोनों आपस में मिलके जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो काम कर रहे होते हैं। हासिल करने के ज़राए की बात करते हैं, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि जी ऑर्गन मीट्स या वो ग़िज़ाई अज्जा जो कि हमें जानवरों से मिल रहे हैं जिसमें दिल, गुर्दे, जिगर आ जाते हैं, तो ये बड़े अच्छे तरीके से हमें आयरन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक आप ये कह लें कि महंगे ज़राए हैं आयरन की प्रोविज़न के। इसके साथ अंडे की जर्दी में, मछली में भी आयरन पाया जाता है, चिकन में आयरन पाया जाता है। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें बाकी दूसरे नबाताती ज़राए की जो कि तकरीबन या निस्बतन सस्ते हैं, उसमें हमारे पास जितनी भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, या फिर फौलाद का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। इसके अलावा किशमिश या गुड़, इनमें भी काफ़ी अच्छी मिकदार में जो है वो आयरन पाया जाता है। सो ये है कि इनको अपनी डेली लाइफ में सस्ते ज़राए हैं, किसी न किसी तरीके से अगर शामिल करें तो हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे इनकी कुकिंग का तरीक़ाकार, इनकी कुकिंग का टाइमिंग्स। अक्सर विटामिन सी वाली चीज़ों को बहुत देर तक भिगोया जाए तो भी उनके जो ग़िज़ाई जिसकी कमी का शिकार वो खुराक जो है वो हो सकती है। इसके अलावा इसी तरह अगर मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन को भी अगर हम बहुत ज़्यादा भुनाई कर रहे होते हैं, सब ख़ासतौर पर जब हम साग और सरसों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ आमतौर पर ट्रेंड है कि हम उसको बहुत लंबे अरसे तक के लिए पकाते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं, तो उस पकाई के दौरान जो है वो अक्सर ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। सो कोशिश करें कि जो चीज़ें इस्तेमाल करने हैं उनको इस्तेमाल करने के साथ साथ ज़राए के साथ साथ उनके पकाने
और खाने के जो तरीके हैं उनको भी फॉलो करें ताकि हम उनसे फ़ायदा जो है वो ले सकें। बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे आयरन की डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं, मतलब कि वो ख़वातीन जो कि बच्चे पैदा करने वाली जो उम्र, एक ख़ास उम्र है उसमें हैं, उनमें आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए, ख़ास तौर पे अगर हम अपने रिमोट एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे शायद इसकी एक बहुत बड़ी ग़िज़ाई कमी का जो है वो शिकार होती है। बहुत बड़ी वजह है कि उनको ग़िज़ा प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो है वो डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं। इसके अलावा दूसरे जो हमारी अगर लाइफ साइकिल्स की बात करते हैं तो ख़वातीन को मर्दों की निस्बत आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा जो है वो पाई जाती रिक्वायर होती है और इसको हमें किसी न किसी तरीके से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है, जब न्यू बॉर्न होता है, तो आपने देखा कि उसका खून बहुत गाढ़ा होता है क्योंकि उसमें अबंडेंटली अल्लाह ताला ने आयरन जो है वो स्टोर माँ से लेकर आ रहा होता है। उस उम्र में बच्चे को आयरन की ज़रूरत नहीं होती बाहर के सोर्सेज से, क्योंकि अल्लाह ताला ने आयरन जो है वो काफ़ी मिकदार में बच्चे में दे के जो है वो उसको पैदा किया है। सो वो सोर्सेज कहाँ से ले रहा है? वो तमाम सोर्सेज जो है वो माँ से ले रहा है। सो अगर माँ की न्यूट्रिशन अच्छी होगी तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो अच्छे सोर्सेज लेकर बॉर्न होंगे और जो उनके आइंदा आने वाली ज़िंदगियाँ हैं उनमें ये इनको अच्छे तरीके से वो इंजॉय भी कर सकते हैं और एक भरपूर शहरी होने का जो रोल है वो आप किसी भी माशरे में वो अदा कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं इंसानी जिस्म को फौलाद की ज़रूरत में, तो मैंने आपको बताया कि जिन्स और जो उम्र का स्पेसिफिक हिस्सा है, जिस तरह मैं ख़वातीन की बात करूँ तो तकरीबन 9 से लेकर 40-45 साल की ख़वातीन को ज़्यादा रिक्वायर है आयरन। इसी तरह अगर हम बच्चों की बात करें तो 1 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं या वो बच्चे जो कि कम वज़न के साथ पैदा हो रहे हैं उनको कम आयरन रिक्वायर होता है, और वो बच्चे जो कि ज़्यादा वज़न के साथ पैदा हो रहे हैं आप ये समझ लें कि उनमें आयरन का स्टोर भी ज़्यादा है, उनको रिक्वायरमेंट भी जो है वो ज़्यादा है। ख़वातीन को ज़्यादा है मर्दों की निस्बत, मैंने आपको बताया। और अगर प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन हैं तो उनकी जो मिकदार है रोज़ाना आयरन की रिक्वायरमेंट की जो मिकदार है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। फ़वाइद आयरन के बहुत सी बातें हमने ड्यूरिंग द जो लेक्चर है हमने इसकी डिस्कस की है फ़वाइद को, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते चलूँ कि फौलाद जो है वो जिस्म में खून पैदा करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट है। इसके साथ जब हम ये बात करते हैं तो आप ये समझ लें कि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारे जिस्म के तमाम अज्जा को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर हमारे जिस्म में खून के सुर्ख ज़रात नहीं होंगे तो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन जो है वो अबंडेंटली अवेलेबल नहीं होगी। इसके साथ आयरन जो है हमारे जिस्म के जो खून के सुर्ख या रेड ब्लड सेल्स हैं उनको भी बनाने में मदद करता है। यहाँ पे एक छोटी सी बात जो आयरन के हवाले से और करती चलूँ वो ये है कि आयरन की जब हम फ़वाइद की बात कर रहे होते हैं, और मैंने अभी आपसे जिक्र किया आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का जब जिक्र किया, तो आपने नोटिस किया कि अक्सर जब हम उन बच्चों की या उन ख़वातीन की बात करते हैं तो उसमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा आती हैं वो हमारे पास सांस चढ़ना या सांस का रुकना। अक्सर लोग परेशानी के आलम में बच्चों को, स्पेशली जब बच्चे कंप्लेन करते हैं तो हम समझते हैं कि खुदा ना खासा इनको दिल या फेफड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे पहले जो है वो आयरन का टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी जो है वो हमें इन तमाम जो है शिकायत का बाइस बन सकती है। इस तरह के वो बच्चे जिनमें आयरन डेफिशिएंट है या वो ख़वातीन जिनमें आयरन डेफिशिएंट है उनमें सांस चढ़ना या सांस का फूलना, रंगत का पीला हो जाना, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होना, बेहोशी की कैफियत होना और किसी काम में बहुत ज़्यादा दिल ना लगना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके साथ साथ जब हम दूसरे क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो नाखूनों पर, हमारे बालों पर, हमारे जिस्म की रंगत पर, हमारे सेल्स पर जो है वो भी इसके नेगेटिव असरात जो हैं वो हो सकते हैं। आयरन की जब हमने बात की तो मैंने आपको बताया कि आयरन के सोर्सेज जो हैं वो बहुत चीप हैं, हम इनको आसानी के साथ मुख्तलिफ मिक्स ज़राए से हासिल कर सकते हैं। मिक्स ज़राए का जब लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो मेरी मुराद हैवानात यानी कि हैवानी ज़राए और नबातात यानी कि प्लांट सोर्सेज से, दोनों से है। सो हम आसानी के साथ इनको ले सकते हैं, पर ज़रूरत इस बात की है कि हम इसके पकाने के तरीके को जो है वो अहमियत दें। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताया कि अगर हम विटामिन सी का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा कैल्शियम अच्छे तरीके से जज़्ब होगा। अपने मैदे का ख्याल रखें ताकि हमारा मैदा जो है वो अच्छे तरीके से वर्किंग पोजीशन में हो तो आपको आयरन अच्छे तरीके से जज़्ब होगा। इसके साथ मैंने आपको बताया कि अगर हम फॉस्फेट्स या हम ऑक्जेलेट्स वाली चीज़ों का इस्तेमाल इनके साथ आयरन के साथ कॉम्बिनेशन में ना करें, यानी कि खाने के बाद फ़ौरन चाय पीने की आदत को थोड़ा डिले कर दें, या हम बहुत ज़्यादा हाई फाइबर वाली चीज़ों को इस्तेमाल करना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में कम कर दें, तो मेरे ख़्याल में जो है हम इसकी अहमियत से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोशिश करें कि बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि बैलेंस डाइट या मुतवाज़न ग़ज़ा एक ऐसी ग़ज़ा है जो कि हमें किसी भी किस्म की परेशानी से या किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी से जो है वो बचा सकती है और हमारी ज़िंदगी को और हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो काम करने की हमारी सलाहियत है उसको ये बेहतरीन बना सकती है।